हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज आप लोगों के सामने एक और टेक्निकल इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और आप लोगों को पूरा इंटरव्यू देख के क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को आंसर देने हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो अपने आप को अगर ये देखना चाहते हैं कितने पानी में हैं, तो इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा। और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ से लेंगे, कुछ क्वेश्चन अगर जो गलत होते हैं मैं कोशिश करूंगा उनको करेक्ट भी करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपको लगे अच्छी है तो दोस्त को जरूर शेयर करना है और वीडियो पे कमेंट जरूर करना है। और जब भी अच्छे लगे तुरंत लाइक बटन दबा दीजिएगा। आपको लगे कि बेकार है तो डिसलाइक बटन दबाने में भी देरी मत कीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। डियर, सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं चंद्र कुमार, मैं बिहार हाजीपुर वैशाली से हूँ। मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में कर रखा हूँ, 2021 की पास आउट है। और मैं काम कंपनी में कर रखा था। वहाँ मुझे नॉलेज न मिलने के कारण मैं यहाँ अपना स्किल मैं ज्वाइन किया हूँ, ताकि मैं अपना और एक्सपीरियंस में बेटर कर सकता हूँ लाइफ में। अपनी अपनी नॉलेज को आपको बेटर करने के लिए। यस सर। तो आज उसी का फाइनल निष्कर्ष हम निकालेंगे कि ये आज आपका पहला इंटरव्यू है। यस सर। इसके बाद में अगले 2 से 3 दिन के बाद में आपके फाइनल इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। तो आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या हैं, उनको कैसे बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, आप पहले जहां जॉब करते थे वो क्या था, किस पोजीशन पर जॉब करते थे। सर मैं वहाँ पे यूटिलिटी एरिया में देखता था। वहाँ पे यूटिलिटी में अपना ट्रांसफार्मर, डीजी, कूलिंग टावर, चिलर, कंप्रेसर, वैक्यूम पंप, यानी वहाँ बहुत सारी मशीन थी जिससे सिर्फ मुझे ऑपरेट करना था। ओके, तो ऑपरेटिंग के दौरान मैं वहाँ कुछ ज़्यादा सीखा नहीं, इसीलिए मैं अपना यहाँ स्किल ज्वाइन किया हूँ। ठीक है। तो अगर हम अभी सबसे पहले डीजल जनरेटर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। यस सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डीजल जनरेटर के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ, तो क्या एक्सप्लेन करोगे आप डीजी का। सर डीजल जनरेटर हमारा नाम से पता चलता है। डीजी, इसको हमारे शॉर्ट में डीजी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है डीजल जनरेटर। हमारा जो डीजल जनरेटर होता है वह दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक इंजन और एक अल्टरनेटर। ये दोनों को मिला के हमारा मेरा डीजी बन जाता है। बिल्कुल। इसमें कुछ फिल्टर होते हैं, कुछ इनके सर्कुलेशन भी होते हैं, और कुछ इनके अल, और कुछ इनके जो क्या बोलते हैं, कुछ इनके अलार्म्स होते हैं, सेफ्टी। सेफ्टी अलार्म्स होते हैं। यस। तो अब सेफ्टी अलार्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन से सेफ्टी अलार्म एक डीजी के अंदर आते हैं। सर डीजी के अंदर हमारी एक अलार्म जो आती है, पहला हाई वाटर टेम्परेचर। अगर हमारी कोल्ड 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 टाइप्स है ड्राई डीजी। टाइप हाँ। एयर कूल्ड डीजी है। हाँ, एयर कूल्ड डीजी है, तो उसमें हमारी कंडेंसर कनेक्ट होता है, जिस कंडेंसर हमारे जो सीटी होता है, सीटी बोले तो कूलिंग टावर, उससे पानी में ठंडा, उससे वाटर कूल्ड में होता है पानी। यस वाटर कूल में मान कुछ साइकिल होते हैं जिसके वजह से मेरा पानी ठंडा होता है। अगर मेरा पंप बंद हो जाए उस कंडीशन में हाई वाटर टेम्परेचर शो कर तो देता है। क्या चीज का टेम्परेचर बढ़ने पे हाई वाटर टेम्परेचर का अलार्म आता है। जो सेंसिंग है किस पॉइंट को दी जाती है, कूलिंग टावर वाले पानी को दी जाती है या किस चीज को दी जाती है। सर कूलिंग टावर की पानी को दी जाती है। ओके, कितना डिग्री पे टेम्परेचर पे टेप से कर। इसकी जैसे 85 to 90 है। अगर 85 पे अलार्म आया। डीजी को ठंडा करने के लिए क्या यूज करते हैं हम। डीजी को ठंडा के लिए कंडेंसर का यूज किया जाता है। अगर कंडेंसर तो ठीक है, कंडेंसर के अंदर से क्या रन करता है। पा, पानी रन करता है उसके और अंदर। इंजन के अंदर से क्या रन करता है। ऑयल, यानी जो डीजल। कूलेंट कहाँ रन करता है फिर। कूलेंट हमारे रेडिएटर और में रन करता है। और और हमारे जो क्रैंक शाफ्ट होते हैं हाँ, उसमें ये कूलेंट रन करते रहता है। क्रैंक शाफ्ट में कूलिंग का क्या काम है। हमारी जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर के चारों तरफ कूलिंग जैकेट बनी रहती है। यस सर। तो वो कूलिंग जैकेट के अंदर से रन करता है। और जब हमारे डीजल जनरेटर का टेम्परेचर बढ़ता है, जब कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डीजल जनरेटर का पानी का क्या रोल है उसमें। पानी का रोल सेकेंडरी होता है कि पानी का काम उस कूलेंट को ठंडा करना। यस सर। कूलेंट का काम है इंजन को ठंडा इंजन को रखना। ठंडा करना। ठीक है। तो कूलेंट जो आपका जो कूलिंग टावर होता है, उसके टेम्परेचर का कभी कोई सेंसर वेंसर नहीं होता है।
हमारा जो मेन सेंसर होता है वो जो हाई वाटर टेम्परेचर जो बता रहे हैं 90 से 95 डिग्री का हमारा रहता है, 80 से 85 अलार्म देता है, 85 से 90 वो ट्रिप करा देता है। तो वो इसीलिए होता है कि जब हमारा डीजी चलता है तो कूलेंट गर्म हो जाता है। जब कूलेंट गर्म हो गया तो उसको ठंडा करने की जरूरत है ताकि वो अगले साइकिल में दोबारा से ठंडा जाए। तो इसलिए हम एयर कूल्ड में रेडिएटर का और वाटर कूल में कंडेंसर, और कंडेंसर के साथ साथ कूलिंग टावर वगैरह का यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आई डोंट नो, ये सारी चीज बताई गई हैं, आप क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छी तरह से। अगर हम बात करें हाई वाटर टेम्परेचर के अलार्म की, तो क्या रीजन होता है उसका? सर हाई वाटर टेम्परेचर की पानी जो हमारे ये रेडिएटर जो होते हैं, सॉरी सर, हमारे कंडेंसर जो पानी जो रन करता है, कभी पंप बंद हो गया कूलिंग टावर के, जिसके वजह से ये हाई वाटर टेम्परेचर का अलार्म आता है। और क्या रीजन होता है? और सर ऐसे तो बहुत रीजन है, कभी पंप बंद हो गया, कभी सीटी फैन ऑफ हो गया, कभी अचानक से कोई ऐसा रीजन है जो बिना अचानक आ सकता है? ऐसे बहुत सी रीजन है जो, जैसे कोई 2-4 बताओ। नहीं समझ ध्यान आ रहा है। ये आपके सामने एक इक्विपमेंट रखा हुआ है। ये इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं? इसको मैगर टेस्टिंग बोलते हैं। मैगर बोलते हैं? यस, मैगर बोलते हैं इसको। ओके। ये इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी जो हमारी वायर होती है, मन उसमें इंसुलेशन टेस्ट करती है, अच्छी है, अच्छी क्वालिटी के, या मन जो भी हो, क्वालिटी सही है नहीं है, उसके लिए। क्वालिटी से क्या मतलब है कि सर क्वालिटी से ये अगर मैं कहीं कनेक्शन कर रहा हूँ, पहले उसकी इंसुलेशन टेस्ट करूँगा। इंसुलेशन अगर उसका वीक है तो क्या नुकसान होगा? इंसुलेशन वीक है तो शॉर्ट सर्किट का चांस रहेगा, उसमें लीकेज करंट भी हो सकता है। इसमें जो आर्मर्ड केबल्स वगैरह होती है ज्यादातर वो केबल्स इससे, और क्या जिसके केबल के अलावा और क्या चेक कर सकते हैं? मोटर चेक कर सकते हैं इसे। क्या प्रोसेस रहता है इससे मोटर को चेक करने का? सर इसका प्रोसेस, जैसे हमारे ये दो ये है, दो पिन है, तो एक पिन जाएगा हमारे, मान लेता हूँ जैसे सप्लाई आ रही है उधर से RYB, तो किसी एक पे दे दूंगा, यानी RP में दे दिया, फिर इसको कहाँ पे जाएगा दूसरे वाला? ये वायर में जो शॉर्ट करेंगे, वायर में कनेक्ट हो जाएगा, ये वाई में, वायर में ये शॉर्ट करके सर चेक कर सकते हैं इसको वायर में। ये मुझे पहले इसको चेक करना है कि सही है कि खराब है। इसको टेस्टिंग कैसे करती हैं? सर इसको ये पहले ये चार्ज करते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? मुझे ये चेक करना है ये सही है खराब है, तो कैसे चेक करेंगे? यूज नहीं किया इसको कभी? यूज किया, बट यूज किए थे इसे, ओके, बट ठीक है। तो देख रहे हैं, उनको भी साथ के साथ आंसर देना है कि क्या चीज़ होती है, कैसे होता है। तो हम थोड़ा सा दोबारा से डीजल जनरेटर के ऊपर चलते हैं। और मुझे ये बताइए, आपके इधर कितने केवी का डीजल जनरेटर लगा हुआ था? हमारे यहाँ 1500 केवी का। 1500 का। कितना एम्पियर लोड देता था वो? मैंने कभी उसको चेक किया नहीं। ओके, चेक नहीं किया आपने उसको। तो यानी कि डीजी में काम नहीं किया। बट हमने तो बताया आपको कि एक डीजी का, एक 1500 केवी का डीजी हो, कितना लोड ले सकता है, ये कैसे निकाल सकते हो आप? सर निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? पहले ये हमारी डीजी 1500 केवी का है, फिर इसको ये क्या बोलते, इसका फार्मूला है, उस फार्मूले पे इसका क्या फार्मूला है वो? P बराबर √3 V इंटू I, और ये पावर फैक्टर, इस फॉर्मूले पे इसका लोड निकाल सकते हैं।
तो जो हमारा एक जनरेटर है वो कितना तेल खाता है, कुछ आइडिया है एक घंटे में? सर जनरेटर जो होती है, जैसे हम अगर वो जो जनरेटर हमारे 80% तो तेल रिटर्न भेज देता है, तो वो 20 यानी अगर हम अगर 1 लीटर जा रहा है सपोज, तो हमारी 1 लीटर में 20% ही तेल वो लेगा, बाकी 80%। वापिस क्यों आता है वो? सो वापिस आता है, जो बाईपास फिल्टर होता है उसके वजह से वापस कर देता है तेल वो। जो लोग अभी देख रहे हैं वो मुझे बताएं कि डीजल में, जनरेटर में 80% डीजल अप्रोक्स वापस आ जाता है, क्यों आता है? वीडियो के लास्ट में मैं इसके बारे में आंसर दूंगा कि 20% ही क्यों यूज होता है, 80% क्यों वापस आता है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में कैसी नॉलेज है आपको? सर ट्रांसफार्मर ये करंट मार देगा, इसको छेड़ो मत अभी। दोस्त ये इलेक्ट्रिसिटी बनवाता है, जो भी है इसको जब भी यूज करें सभी लोग तो बहुत ध्यान से यूज करना है इसको। हाँ बताइए। ट्रांसफर एक उपकरण होता है जो स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। यानी स्टेप अप बोले जो हमारी जो वोल्टेज आती है यानी 11 kV के, और स्टेप अप में आती है, फिर उसमें डेल्टा हाँ बताइए, डेल्टा टू स्टार। हाँ, डेल्टा तो स्टार कनेक्शन होता है, फिर उसके वजह से में स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप डाउन जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज हमारी जाती है एलटी में, स्टेप डाउन करके हमारी एलटी पैनल में जाती है, फिर वहाँ से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वन फ्लोर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है हमारे ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में आप अपने एलटी रूम में हो या एचटी रूम में हो, आपने देखा एक अलार्म की आवाज़ आई, वो अलार्म की आवाज़ आपके एचटी पैनल रूम की तरफ से आ रही है, तो आप क्या करेंगे? पैनल रूम की तरफ से आ रही है सर, किस तरह का अलार्म आएगी? अलार्म है, उसके अंदर हुटर लगा हुआ है, उस हुटर के बजने की आवाज़ आ रही है। यस सर। तो उस अलार्म को मैं रीसेट कर दूंगा, जो भी अलार्म है पहले उस अलार्म को देखूंगा कि अलार्म क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं उस पर काम करूंगा। फिर उसके बाद में उस अलार्म वो जो अलार्म आपको आ रखा है वो एमओजी का एक अलार्म आ रखा है, तो आप क्या करेंगे? या हम ये कह देते हैं कि हाई वाटर सॉरी हाई वाइंडिंग का अलार्म आ रखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सर वाइंडिंग का अलार्म तो या तो अंदर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा, जैसे WTI होता है ना, OTI होता है, तो WTI का अलार्म आ रखा है, तो वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट का अलार्म आएगा, तो उसमें पहले हम तो रीसेट करेंगे उस अलार्म को। अगर अलार्म सही वक्त पे देख लिए तो सही है, अगर नहीं तो उसके बाद उसकी एक टेम्परेचर होती है, उस टेम्परेचर पर उसको ट्रिप करा देगी ट्रांसफार्मर को। तो नहीं, आपको अलार्म सुन गया है ना, आप वहाँ पहुँच गए हैं, जब तक ट्रिप नहीं हुआ है, तो आप क्या एक्टिविटी करेंगे? एक्टिविटी ये करेंगे, उस चीज़ को देखूंगा, फिर उस पर मैं काम करूंगा। क्या कर सकते हैं वही मैं जानना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जब हम एक इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यूअर हमारे जो क्वेश्चन से ही आंसर, अगला क्वेश्चन निकालेगा, फिर अगला क्वेश्चन निकालेगा, फिर अगला क्वेश्चन निकालेगा। कई बार ना हम थोड़ा सोचते हैं, इंटरव्यूअर को थोड़ा घुमाने की कोशिश करते हैं, बट दोस्त वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, अब नहीं घुमा पाओगे। जब हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो थोड़ा बहुत हम घुमा सकते हैं, बट प्राइमरी में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो अगर कोई हमें नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में तो ये कहेंगे सर इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मुझे जानकारी नहीं है। अगर मैंने कहा कि हमारा जो एक टेम्परेचर का अलार्म आ गया, तो उस कंडीशन में एक ही चीज़ है हम कर सकते हैं कि हम अपनी VCB को बंद कर दें और वहाँ दूसरी तरफ हम अपना DG-VG चला दें, या लोड जो उसका है भाई, एक वाइंडिंग अलार्म आने से मतलब लोड ज़्यादा है, ओवरलोड की वजह से, या उस दौरान एम्बिएंट टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और लोड भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी हमारा जो वाइंडिंग का है ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अलार्म आ सकता है। तो अलार्म आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बैकअप है, चाहे तो दूसरा DG ट्रांसफार्मर है तो हम दोनों लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
अगर मेरे पास दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं है, मैं चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं फटाफट अपना डीजी चलाऊंगा, डीजी को स्टार्ट करके चेंज ओवर ले लूंगा, ट्रांसफार्मर की सप्लाई बंद कर दूंगा। कुछ देर के लिए हो सकेगा, जैसे ही आप उसकी सप्लाई बंद करेंगे उसमें जो लोड है वो कम हो जाएगा और टेम्परेचर तुरंत कम आना चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उसको जो हमारा अनाउंसेटर पैनल होता है वहां से उसको रीसेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रीसेट करेंगे और वो वर्किंग करने लग जाएगा, अलार्म हमारा रीसेट हो जाएगा। एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर एयर सर्किट ब्रेकर ये एलटी पैनल में यूज होता है और इसके कुछ सेफ्टी भी होती है और ये कुछ ये लो वोल्टेज पे काम करता है, ये लो टेंशन पे। क्या क्या सेफ्टियाँ होती है इसकी? इसमें ओवर वोल्टेज होती है, ओवर वोल्टेज और कितनी ओवर वोल्टेज पे ट्रिप करता है? से यानी जो है कि एक्चुअल जो वोल्टेज यानी मैं जो दे रखा हूँ, अगर उससे अगर ज़्यादा वोल्टेज आए तो कितना वोल्टेज, मुझे क्या पता कितना ज़्यादा ट्रिप करेगा। अगर वोल्टेज मेरा 415 है, अगर उससे 416 आते ही ट्रिप हो जाएगा, यानी ओवर वोल्टेज होगा तो ट्रिप कितना सर, यानी कितना परसेंट या कितना वोल्टेज? 420-25 पे जाते ही ट्रिप कर जाएगी। 420-25 तो ऐसे ही जंप कर जाता है। कम से कम 2 से 3%, कम से कम 5% तक भी अगर रहता है ना तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 5%, अप टू 5% वोल्टेज तक चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, हमारे देखी जाती हैं। कई बार मुझे लग रहा है कि मेरा सिस्टम इस तरह से लगा है कि भाई इतना वोल्टेज से गड़बड़ होगा, तो उसी हिसाब से सेटिंग होती है। 5 वोल्टेज तक हम उसको रख सकते हैं, 5% तक। ठीक है, 400 का 5% कितना हो गया? 20 वोल्टेज, मतलब 20 वोल्टेज ऊपर 435 से लेके 400 380-90 तक। जो यहाँ पर ये एक टूल हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये टूल के बारे में थोड़ा सा बताओगे क्या है? सर ये हमारे इसे हम क्रिपिंग टूल्स बोलते हैं और ये 0.5 से लेकर 16 डिग्री 16 mm तक मैं इसका जो हमारी वायर की जो क्रिम्पिंग होती है, जो मैं थिम्बल्स लगाता हूँ, उसे क्रिम्पिंग में कर सकता हूँ। क्रिम्पिंग लगाने करने से क्या होगा? अगर मैं तो वैसे भी कर सकता हूँ, इसमें थोड़ा सा ऐसे ही अच्छी तरह से गोल गोल बना के एमसीबी में घुसा दूंगा। क्रिम्पिंग से हमारी सेफ्टी होती है, शॉर्ट सर्किट से बचाती है। अब वो अगर ये जो हम क्रिम्पिंग जो लगाते हैं वो प्रॉपर थिम्बल जो प्रॉपर टाइट करते हैं, और जो ऐसे में लगाऊंगा वो मान खींचते हुए निकल जाएगा वायर, लेकिन जो थिम्बल लगाऊंगा वो खींचते नहीं निकलेगा। तो इससे हमारी ये फायदा होती है थिम्बल लगाने से। अगर मैं इसका यूज क्यों कर रहा हूँ? मैं तो प्लास है मेरा, इससे भी दबा सकता हूँ, दबाता ही तो है ये भी। सर तो ये इसके अपेक्ष ये हमारा नोच प्लास है, बट इससे जो एक पावर होती है वो पावर नहीं बन पाती इस पे, जिसकी वजह से हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये जैसे प्रॉपर ये क्रिम्पिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक ये ऊपर हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम थिम्बल के हिसाब से, इसलिए जैसे आपने बताया ना, अलग अलग थिम्बल के लिए अलग अलग स्लोट दिया गया है। रखे हैं। अगर मैं इससे क्या करूंगा, थिम्बल पिचक जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, इससे डैमेज होने का चांसेस ज्यादा रहता है और इससे 0% चांस होता है। ये यहाँ पर एक सेंसर सा है, सेंसर के बारे में कुछ आइडिया है? ये सेंसर हमारी सर मशीन में यूज करते हैं। जैसे प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। जैसे अगर हमारी कोई मशीन है, जैसे अगर अचानक से, जैसे ये जो होती है सेफ्टी के लिए, पहली बात तो सेंसर हमारी सेफ्टी देती है। जैसे हम कोई मशीन पे काम कर रहे हैं, अगर मैं अचानक से हाथ डालेंगे तो इससे यानी कौन सा है सेंसर है? ये कौन सा सेंसर है? इसका नाम ध्यान नहीं है सर, इसके बारे में सेंसर का नाम पता नहीं सर। ठीक है, ये क्या चीज है? ये हमारे टीएन नहीं,
और और कुछ ऑटो स्विच, सेलेक्टर स्विच है, सॉरी, ऑटो ये मैनुअल हाँ, स्विच भी ये इसको हमारा बोलते सिलेक्टर स्विच है। इसमें ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। इसके हैं। और कुछ भी यूज कर इस सकते हैं इसको। यस सर, इसमें हमारे एक कॉमन होता है और एक फेस एक न्यूट्रल होता है। अगर मुझे ऑटो में फेस और न्यूट्रल। नहीं, एक फेस होता है, एक कॉमन दो, एक कॉमन है, एक फेस एक दो। फेस न्यूट्रल कैसे करेंगे, इसके कनेक्शन कैसे करेंगे? सर हमारी जो कॉमन है, अगर हम कनेक्शन करते हैं तो हमारी जो, अगर हम वायर ओ क्या बोल OLR से करते हैं तो हमारी एक कॉमन में आएगी। हम्म, फिर वो वाली वायर हमारी, अगर मैं एमसीबी में दे रहा हूँ तो वही कॉमन वायर आगे से निकल जाएगी एमसीबी के लिए। हम्म। अगर मुझे उससे अगर मुझे मैनुअल में चलानी है तो हमारी इसका मैनुअल इस साइड होता है, ऑटो इस साइड होता है। इसको हम ऑटो मैनुअल ऐसे पता कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पॉइंट हो गया, तो ये हमारे जो इसका अपोजिट होता है। जैसे इधर हमारा मैनुअल है तो मैनुअल के कनेक्शन में इस साइड होगा। अगर यही ऑटो इधर है तो मेरा इसका कनेक्शन इस साइड होगा। ये क्या चीज है? ये फ्लोट स्विच है सर। फ्लोट स्विच। यस सर। कैसे फ्लोट करता है? ये जैसे जैसे हमारी ये पानी की टंकी है। मैं पानी मंगा दूं, इसमें कैसे डालेंगे इसको? तो डूब जाएगा। तो फ्लोट कैसे करेगा ये? फ्लोट का मतलब होता है तैरने वाला। सर इसका आइडिया नहीं है तुम्हें। लिमिट स्विच है। सॉरी, ये लिमिट स्विच है मेरा। ये तो अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमें थोड़ा सा। ये क्या चीज है? ये भी हमारे लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच है। कहाँ यूज करते हैं इसको? सर इसका यूज करने के लिए ये क्या चीज है? ये हमारे वोल्ट मीटर है। इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, आइडिया है? सर इसकी कनेक्शन, सर इसके वही एक इसमें फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। फेज को जोड़ेंगे। एम्पियर, एम्पियर का कनेक्शन कैसे होता है? तो वोल्ट है, अगर मैं बोलूँ ये इसकी जगह एम्पियर मीटर होता तो उसके कनेक्शन कैसे करते हैं? एम्पियर में एक कॉमन हो जाता है। दो ही पॉइंट होते हैं उसमें, पल्स फिर कनेक्शन वगैरह नहीं किए हैं इसमें। सर इसका कनेक्शन, ये 2 मीटर है मेरे, एक ये है और एक ये है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ये हमारी मल्टीमीटर है। यानी इससे हम वोल्टेज और वोल्टेज कंटिन्यूटी रेजिस्टिविटी ये सब चेक कर सकते हैं इससे। और ये हमारी है क्लैंप मीटर। इससे ये सब चीजें नहीं चेक कर सकते? सर इससे ये चेक नहीं कर सकते हैं क्या? करंट जो एम्पियर होती है, यानी इस मीटर को क्या, कौन सा मीटर इसे बोलते हैं? क्लैंप मीटर बोलते हैं। ऐसे ये साइड में एक बटन दिया गया है, ये किस लिए दिया गया ये है? जैसे जैसे हम काफ़ी हाइट पे मुझे मेजर करनी है करंट की, तो मैं यानी यहाँ इसको होल्ड करके मैं इसको लगा दूंगा, जो हमारी जो होल्ड करके लगाएंगे? नहीं, पहले होल्ड इसको लगा के उसके बाद होल्ड कर दूंगा। मेरे हाथ नहीं चूम रहा है तो होल्ड करके, माने मैं डिस्प्ले पे देखने होल्ड करके उसके बाद मैं देख सकता हूँ मेरी कितनी इसमें एम्पियर आ रही है। तो ये थोड़ी सी कुछ हैं हमारी, ये क्या कुछ है, थोड़ा सा देख के बताओ, किस ग्रेड की हैं, कितने एम्पियर की है, क्या बोलते हैं इसको? सर ये हमारी RCC भी है और ये हमारी 100 ये हमारी 40 एम्पियर की है। और ये क्या है बाकी? ये हमारी MCB है। ये कौन हमारी सी एमसीबी बोलेंगे इसको? थ्री 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 3 पिन? कहाँ पिन कहाँ है? सर इसको तो सर MCB बोलते, लेकिन ये नहीं पता ये कौन सी है टाइप्स की। क्यों नहीं पता है? इसके ऊपर देखो, अगर हम इसको खोलते हैं, ये सी टाइप एमसीबी है, 63 एम्पियर की है, 1 2 3
3 पोल दिख रहे हैं, 3 पोल की है, 415 पे ऑपरेटेड है। यस सर। इसका जो टेस्टिंग है ये 10,000 वोल्ट पे इसकी टेस्टिंग की गई है। तो और क्या चाहिए अपने इसके अंदर? इसके ऊपर लिखा है ना सब कुछ, यस सर। वही हमें आंसर करना है। इसमें इनपुट कौन सा होता है, आउटपुट कौन सा होता है? सर इसमें हमारी इनपुट होती है ऊपर वाली हम्म, और आउटपुट नीचे की होती है। ओके। अगर मैं नीचे से इनपुट दूं और ऊपर से आउटपुट दूं तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं सर। फिर मतलब कुछ तो फर्क पड़ेगा। सर बस ये फर्क तो पड़ेगा थोड़ा, कनेक्शन, ये कनेक्शन का ये फर्क ये पड़ेगा। क्या चीज़ है? ये भी हमारी एमसीबी, ये भी हमारी एमसीबी है ओके। 6C। हम्म, और ये हमारी 6 एम्पियर की। टेन। यस सर। कितने पोल की है? ये 2 पोल की है ओके। और ये हमारी सिंगल पोल की है। तो मैं अगर एक 2 पोल की एमसीबी बनाना चाह रहा हूँ तो 2 सिंगल पोल की एमसीबी को साथ में लगा के बना सकता हूँ या कुछ अलग होता है इसके अंदर? सब बना सकते हैं। ये 2 पोल क्यों लेते हैं इसको? क्या डिफरेंस है उन दोनों में? सही देखिए, ये देखिए, अब इसमें एक ये फायदा है, अगर आप डबल लेते हैं तो डबल प्राइस पे पड़ेगा, और ये एक लेते हैं तो यानी कुछ और प्राइस ऐड हो कि ये भी आ जाएगा। तो इससे बेटर तो यही होता है। अगर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा डिफरेंस है सिंगल में जो हमें लगेगा बनाने में दिक्कत आएगी? तो दिक्कत ये आएगी, अगर मार्केट जाते हैं तो इसके ऊपर देखो, ये एक ऐसा ये कवर लगा हुआ है जो सबको एक साथ में ऑन करता है, एक साथ में ऑफ करता है। यस तो दैट इज द डिफरेंस। ओके सर। ठीक है। ये रिले है, इसके बारे में कुछ आइडिया है? सर रिले हमारे कंट्रोलिंग में यूज होता है रिले। अगर मेरा जो एसीबी है उसमें अगर अंडर वोल्टेज रिले खराब हो जाए तो मैं क्या करूँगा? सर उसे चेंज कर दूंगा। कैसे? रिले खराब हो गई तो क्या प्रॉब्लम आएगी अपने ब्रेकर के ऊपर? अंडर वोल्टेज हो गया तो ये हमारी जो रिले है वो जल सकती है। नहीं, इस रिले की मैं एसीबी के ऊपर बात कर रहा हूँ। एसीबी में जो अंडर वोल्टेज रिले लगी रहती है, अगर वो किसी वजह से ट्रिप हो जाए तो क्या होगा? सर वो ट्रिप, हमारी बीसीबी ट्रिप हो गई, हमारी रिले तो सर खराब, जब ट्रिप होगा तो हमारी रिले की वजह से हुई। हमें ना जो आपका अभी इंटरव्यू हुआ है ऑल ओवर, उसमें क्या समझ आ रहा है? आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यस सर। ठीक है। जो आपके साथी हैं साथ में देख रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अभी आप लोगों की जो आगे की क्लासेस हैं वो अभी नहीं चलाएंगे हम। ओके सर। अभी जो वो पिछली क्लासेस हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ओके सर। ठीक है। और जो लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कितना आप नंबर देंगे 10 में से। मैं तो 10 में से बड़ी मुश्किल से 3 नंबर दूंगा, 2 पे भी रुक सकती है कहानी, बट सोचा जाए मैक्सिमम नंबर कितना दिया जाए, 3 दिया जाए। उसमें भी सारे ऐसा नहीं होता, जो बंदा आंसर देता है सामने वाले का कॉन्फिडेंस कैसा है क्या नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको 10 में से आज 3 नंबर दूंगा, और वो जल्दी ही आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है और 10 में से कम 6 से 7 नंबर लेने। ओके सर। एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you, थैंक sir. यू। जो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी दोस्त को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।